दोस्तों, एक पति अपनी गर्भवती पत्नी को मौत के घाट उतार देता है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किसी और लड़की को पसंद करता था और उससे वो शादी करना चाहता था। लेकिन बीच में रोड़ा बन रही थी उसकी पत्नी। वो एक पूरे प्लान के तहत अपनी पत्नी को खत्म करता है और उस लड़की से शादी कर लेता है। लेकिन दोस्तों, उसकी पत्नी दूसरा जन्म लेके अपने पति को सलाखों के पीछे पहुंचाती है। आखिर में दोस्तों, ये सब कैसे संभव हुआ? क्या पूरी कहानी थी? और उसकी पत्नी ने कहां पे जन्म लिया था? और उसने क्या सबूत दिए? चलिए सब कुछ बताते हैं दोस्तों, ये पुनर्जन्म की जो कहानी है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी है, ये सच्ची घटना है नेपाल की 1989 की। दोस्तों, नेपाल का जो शहर है काठमांडू, जो कि लकड़ी के सामान के लिए जाना जाता है, लकड़ी की नक्काशी के लिए जाना जाता है। दोस्तों, इस शहर में एक लड़का जिसका नाम सोलबिन राय था, वो अपने परिवार से दूर अपनी पत्नी अलीसा राय के साथ में रहता था, एक रूम लेके। और सोलबिन का जो परिवार था वो गांव में रहता था। परिवार कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि सोलबिन अपने परिवार वालों से ये कह के घर से निकला था कि अलीसा राय के बहुत सारे टेस्ट हैं जो शहर में ही हो पाएंगे, इसलिए इसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो तो हम इसको वहीं काठमांडू में ले जाते हैं और वहीं पे हम काम करेंगे और वहीं पे इसका चेकअप वगैरह भी करवाते रहेंगे। दोस्तों, परिवार को कोई दिक्कत नहीं थी और ये सोलबिन अपनी पत्नी अलीसा राय के साथ में रहने लगता है। दोस्तों, जब अलीसा राय का चौथा महीना चल रहा था तो क्या होता है कि अचानक से एक दिन परिवार में ये खबर पहुंचती है कि अलीसा राय सीढ़ियों से गिर गई है। अलीसा राय के जो पति सोलबिन थे, इन्होंने अपने परिवार में, अपने ससुराल में, सब जगह फोन किया कि अलीसा सीढ़ियों से गिर गई है और हम घर पे मौजूद नहीं थे, हम काम करने चले गए और सीढ़ियों से गिर गई। जब मैंने आके देखा तो वो बदहाल हालत में पड़ी हुई थी और हम उसको जब हॉस्पिटल में ले गए तो डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। अब भाई सभी लोग इकट्ठे होते हैं, नाते रिश्तेदार, घर परिवार, लेकिन अब कोई क्या कर सकता है, क्योंकि सोलबिन बताता है कि हम तो घर पे थे ही नहीं। दोस्तों, कुदरत का न्याय समझ के लोग क्या करते हैं कि भाई अलीसा को दफना देते हैं, जो भी उनका मतलब क्रियाकलाप होता है उस हिसाब से उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह कि भाई अब सोलबिन है तो अभी बच्चा भी नहीं है, नौजवान लड़का है, तो इसकी जिंदगी कैसे कटेगी? तो सोलबिन ने कहा कि एक लड़की है, उससे हम शादी करना चाहते हैं। तो परिवार को कोई आपत्ति नहीं कि चलो कोई बात नहीं है, और बस ऐसे लहजे से उसने बताया ताकि किसी को ये ना लगे कि भाई ये पहले से ये पसंद करता है। वो कहता है कि अच्छी है, बस उससे हम जानते हैं और अच्छी लड़की है, अगर हो सके तो उससे मेरी शादी करा दो। दोस्तों, सोलबिन की शादी उसी लड़की से हो जाती है जिससे वो करना चाहता था और बड़ी अच्छी अपनी जिंदगी जीने लगता है। कोई बात नहीं, कोई शक नहीं, पत्नी भी रास्ते से हट गई। लेकिन दोस्तों, क्या होता है कि यही पत्नी अलीसा राय, जो काठमांडू का एक बाजार जिसको थामेल के नाम से जानते हैं, थामेल बाजार है काठमांडू में, बड़ा ही फेमस बाजार है। वहां पे मतलब जहां पे सोलबिन रहता था वहां से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे वो लड़की थामेल बाजार में एक फौजी रहता था अपने पत्नी के साथ में। उस फौजी के 2 बेटे थे। तो वहां पे उस फौजी के घर में ये जन्म लेती है अलीसा राय। 200 बेटी बनती है। तो भाई 2 बेटा थे और एक बेटी हो गई, तो फैमिली कंप्लीट हो गई। फौजी बहुत ज्यादा खुश, गोरखा आर्मी में थे और बड़ा अच्छे तरीके से इस बेटी का लालन पालन करते हैं। लेकिन जैसे ही बेटी 2 साल की होती है, इस बेटी की जो हरकतें होती हैं, ऐसा लग रहा था कि जैसे इसको कोई दिक्कत है। दोस्तों, जो गोरखा के आदमी, जो जवान थे, वो उसको डॉक्टर को दिखाते हैं। कई तरीके के शरीर में निशान लग रहे थे, तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जन्म से ही ऐसे हुआ करते हैं, जिनमें कभी कोई निशान मिलता है या कोई ऐसी चीजें होती हैं वो हो ही जाती हैं, जन्मजात होती हैं। जिसके चलते भाई जो फौजी साहब थे उन्होंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। दोस्तों, ये रेखा जैसी जैसी बड़ी होती है वैसे वैसे ये कहने लगती है फौजी साहब से कि आप मेरे पिताजी नहीं हैं, और अपनी माँ से कहती आप मेरी माँ नहीं है। माता पिता बहुत हैरान कि तो इकलौती बेटी, ऊपर से कह रही आप मेरे मम्मी पापा नहीं है, माँ बाप नहीं है।
तो बड़ा हैरान होते हैं कि बेटी इस तरीके की बातें क्यों करती है। फौजी साहब और उनकी पत्नी समझाती कि देखो जैसे भैया बोलते हैं मम्मा वैसे ही तुम भी बोलो, और भाई ऐसे बोलते तुम कैसे बोलती हो, ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारे पापा, ये मम्मी, ऐसे करके पूरा परिवार डील करता है। और फौजी के जो बेटा थे वो बड़े थे, वो भी अपनी छोटी सिस्टर को बड़ा अच्छे से डील करते हैं कि ऐसा नहीं ये पापा है ये मम्मी है। लेकिन दोस्तों उस बच्ची को, रेखा को, कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो ज्यों ज्यों दोस्तों बड़ी होती है त्यों त्यों रेखा को बहुत सारी चीजें याद आने लगती हैं। रेखा ये कहती है कि मेरे पति का नाम है सोलबिन और मेरा घर वहां पे है जहां पे वो रहती थी, वहां बताती है, कमरा का नंबर बताती है, मोहल्ले का नंबर बताती है, और ये कहती है खूब रो रो के कि मुझे अपने पति को सजा दिलानी है, मेरे पति ने मुझे मारा है, मेरे पेट में बच्चा था, मेरा पति मुझको मारा है, मेरा पति किसी और से शादी करना चाहता था। दोस्तों माता पिता हैरान, क्योंकि जब किसी के सामने पहली बार ऐसी घटना आती है तो कई बार माता पिता को ये लगने लगता है कि हमारे बच्चे का मानसिक संतुलन अच्छा नहीं हमें लगता है, जिस वजह से वो डॉक्टर को दिखाते, अच्छे अच्छे भाई डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर चेकअप करते हैं, कहते हैं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है कि इसको कुछ चीजें पिछले जन्म की याद हो। काफी सारे लोग इस तरह की एडवाइस देते हैं। तो भाई फौजी साहब और भी चीजें पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़की जो रेखा थी वो अपने माता पिता से धीरे धीरे जैसी वो बड़ी हो रही थी वो जिद करने लगती, कहती है कि मुझे वहां पे ले चलो, जिस गली मोहल्ले का वो नाम बता रही थी मुझे वहां पे ले चलो, मुझको अपने पति सोलबिन को सजा दिलानी है, उसको जेल में पहुंचाना है। लोग कहते हैं कि बताइए अभी छोटी बच्ची ये जेल भी जानती है, सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे, ये सब चीजें जानती है, ये कैसे। तो और भी लोग कहने लगते हैं कि हमें लगता है कि पुनर्जन्म का कोई चक्कर है, इसको पिछले जन्म की सारी बातें याद हैं। दोस्तों ऐसे करके जब वो और भी सारी चीजें बताने लगती है तो एक दिन फौजी साहब अपने घर परिवार के लोगों के साथ में बैठ के परामर्श करते हैं, कहते हैं कि क्यों ना इस रेखा को हम वहां पे ले जाएं जहां पे जाने की जिद करती है। दोस्तों फौजी साहब अपने घर परिवार के कुछ लोगों को लेके, जैसा कि रेखा थापा ने बताया था उसी के अनुसार, उसके बताने के अनुसार भाई चल देते हैं वहां के लिए जहां की वो बात कर रही थी। तो दोस्तों फौजी साहब जब पहुंचते हैं रेखा थापा को लेके उस जगह पे, जिस मतलब मकान में, जिस रूम में मौत हुई थी, तो वहां पे जब पहुंचते हैं तो वहां के जो मकान मालिक थे उनसे रेखा थापा कहती है कि आपने मुझे पहचाना नहीं अंकल जी, मेरा नाम है अलीसा राय, मेरे पति ने मुझको मारा था। दोस्तों मकान मालिक बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो तो जानते थे, क्योंकि अलीसा राय उनके ही मकान में रहती थी अपने पति सोलबिन के साथ में। तो वो चौंक जाते हैं, उनकी भी उम्र हो चली थी। वो कहते हैं कि अरे वो तो मर गई थी, लेकिन तुम कौन, बड़ा ही चौंकते हैं। तब दोस्तों फौजी साहब पूरी बात बताते हैं कि ये मेरी बेटी है और ये कहती है कि मेरा नाम अलीशा राय है, मेरे पति ने मुझे मारा था, मेरे पेट में बच्चा था, हम अपने पति सोलबिन को सजा दिलाना चाहते हैं। दोस्तों जो मकान मालिक थे वो भी पूरी बात समझ जाते हैं और कहते हैं कि हाँ भाई साहब ये बच्ची बिल्कुल सच बोल रही है, लेकिन जैसा कि ये बच्ची बोल रही है कि मेरे पति ने मुझे मारा, मुझे ये तो बात नहीं पता, लेकिन अलीसा राय नाम की लड़की जो कि शादीशुदा थी उसकी मौत हुई थी और उसके पति ने कहा कि सीढ़ियों से गिर के मौत हुई। अब मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो रेखा थापा कहती नहीं अंकल जी, मेरे पति ने मुझे धक्का मारा था, क्योंकि मेरे पति किसी और लड़की से बात किया करते थे, हम अपने पति को रोका करते थे, जिस वजह से वो रोज मुझे मारा पीटा करते थे। अब हम उनको सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे, उनको सजा दिलाएंगे, वो कहाँ पे हैं। तो मकान मालिक कहते हैं कि सोलबिन यहाँ तो नहीं है, लेकिन सोलबिन यहाँ से कुछ दूरी पे अपनी दूसरी पत्नी के साथ में रहता है और किराए का मकान लेके। दोस्तों क्या होता है कि भाई फौजी साहब अपने घर परिवार के साथ में और उस रेखा थापा के साथ में पहुंच जाते हैं जहां का एड्रेस बताया था मकान मालिक ने, और वहां पे पहुंच जाते हैं। वहां पे पहुंच के सोलबिन के बारे में पूछताछ करते हैं तो मकान मालिक जो था उसने बताया कि हाँ सोलबिन यहीं पे रहता है अपनी पत्नी के साथ में। सोलबिन को बुलाया जाता है। वो लड़की जो रेखा थापा थी वो सोलबिन के पास जाके सोलबिन को तेज थप्पड़ मारती है और कहती है कि तूने मुझे सीढ़ियों से गिरा के मारा था, तूने धक्का दिया था इसलिए कि तू दूसरी लड़की से शादी करना चाहता था, और तूने सबको बता दिया कि हम खुद ही गिर गए थे, फिसल के गिर गए थे और मेरी मौत हो गई। दोस्तों सोलबिन पहले तो हक्का बक्का रह जाता है, लेकिन सोलबिन के सामने एक छोटी बच्ची बोल रही है। सोलबिन कहता तेरा दिमाग खराब है क्या, तू कहाँ से आई है,
हम तो उसको नहीं जानते हैं। दोबारा अगर कुछ उल्टा सीधा बोला तो ऐसा थप्पड़ मारेंगे, यहाँ से चली जाएगी। दोस्तों, फौजी साहब जो थे, जिनकी बेटी थी, वो कहने लगते हैं कि देखिए, होश में बात करिए। ये बेशक तुम्हारी पत्नी रही होगी किसी जन्म में, लेकिन इस जन्म में मेरी ये बेटी है और ये बहुत ज्यादा जिद कर रही थी कि मुझे सोलबिन से मिलना है, इसलिए हम यहाँ पे इसको लेके आए हैं और आइंदा से बिल्कुल उल्टा सीधा बोलने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, सोलबिन और भी ज्यादा भड़क जाता है, क्योंकि सोलबिन तो केस करके बैठा था। सोलबिन को डर लग रहा था कि आखिर में ये सब कैसे बता रही है, इसका दूसरा जन्म हो गया तो क्या इसको सब कुछ याद है, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे जेल करा दे। सोलबिन तो मतलब ठिठक जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या होता है कि जब भाई सोलबिन उल्टा सीधा बोलने लगता है तो फौजी साहब तुरंत पुलिस को सूचना करते हैं, जो वहाँ की पुलिस होती है, और पुलिस को बताते हैं सारी बात। पुलिस मौके पे आती है तो पहले तो सोलबिन को गिरफ्तार करते हैं, पकड़ते हैं। इसके बाद में सोलबिन के घर परिवार को बुलाया जाता है, क्योंकि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है। पुलिस ऐसे कैसे मान ले, भाई किसी लड़की ने कह दिया है कि ये मेरा पति है, इसने मुझे धक्के मार के गिराया था, तो ऐसे पुलिस कैसे मान ले। पुलिस घर परिवार को बुलाती है और इसके बाद में उस लड़की से, यानी कि रेखा थापा से पूछती है पुलिस कि बताओ, तुम कह रही हो कि मेरे पति हैं, तो तुमको कैसे पता है तुम्हारे पति हैं। दोस्तों, रेखा थापा कहती है, लड़की जो कि 10 साल की, वो कहती है कि मेरा नाम अलीशा राय था और मेरे पति का नाम सोलबिन था और मैं गर्भवती थी 4 महीने की। मेरे पति ने सीढ़ियों पे तेल डाला और पीछे से जब हम नीचे सीढ़ियां उतर रहे थे, मेरे पति ने मुझे तेज धक्का मारा और उस धक्के की वजह से हम नीचे तक ऐसे इस हालत में लड़खड़ाते हुए गिरे कि मेरे तुरंत प्राण निकल गए, क्योंकि मेरे पेट में बहुत तेज चोट लग गई थी। और इसके पहले मेरे पति मुझे रोज मारा पीटा करते थे, टॉर्चर करते थे, और मेरे पति मुझे मारने के लिए ही शहर में कमरा लेके रहने के लिए आए थे, क्योंकि वो किसी और लड़की से शादी करना चाहते थे। पुलिस ने कहा कि इतनी सी बात पे हम ये कैसे मान लें कि तुम सच बोल रही हो, तुम्हारे पास में कोई प्रूफ है। दोस्तों, वो लड़की जो रेखा थापा थी बहुत सारे सबूत बताती है, और क्या होता है कि भाई पुलिस को इतने में भी संतुष्टि नहीं होती है। वो रेखा थापा कहती है कि जिस दिन मेरे पति ने मुझे धक्का मारा था, उस दिन मैंने नीली ड्रेस पहनी हुई थी। तो दोस्तों, कई सारे लोगों ने उसकी जब मौत हुई थी फोटो भी निकाली थी, फोटो देखी जाती तो सच में वो नीली ड्रेस पहने होती है। लेकिन पुलिस ने कहा कि भाई मुझे इतने में संतुष्टि नहीं है। पुलिस उस अलीशा राय के माता पिता को भी बुलाती है और बहुत सारे लोगों के बीच में उसके माता पिता को खड़ा करती है और कहती है कि अब मुझे पता चलेगा कि तुम कितना सच बोलती हो, कितना झूठ बोलती हो। ये बताओ, इतने सारे लोगों में तुम्हारे माता पिता कौन है। दोस्तों, रेखा थापा तुरंत अपने पिछले माता पिता को पहचान लेती है और कहती है कि ये मेरे माता पिता हैं। दोस्तों, माता पिता झपट के अपनी बेटी को गले से लगा लेते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं कि इस दरिंदे ने मेरी बेटी को धक्का मार के गिराया, मेरी बेटी को मौत के घाट उतारा और कह रहा था कि तुम्हारी बेटी सीढ़ियों से फिसल के गिर गई, हम घर पे नहीं थे। दोस्तों, वो रेखा थापा तुरंत बोल पड़ती, नहीं माँ, इसने मुझे धक्का मारा था, क्योंकि वो किसी और लड़की से दिन रात बात करता था। दोस्तों, ये बहुत सारे सबूतों के साथ भी जब बात क्लियर हो जाती है तो भाई सोलबिन पे फिर पुलिस शक्ति करती है अपने तौर तरीके से कि मुझे सच बता दो, नहीं तो मुझको सच अच्छे तरीके से उगलवाना आता है। तब दोस्तों, सोलबिन पे जब कई तीखे सवाल किए जाते हैं, सोलबिन टूट जाता है और सोलबिन पूरी सच्चाई बता देता है कि हाँ, हमने मारा था अपनी पत्नी को और बहुत पहले मारना चाहते थे, क्योंकि हम दूसरी लड़की से शादी करना चाहते थे और इसीलिए मैंने ऐसा जाल बुना ताकि किसी को शक ना हो और मेरा काम भी आराम से हो जाए। और वैसा ही हुआ, लेकिन पता नहीं इसने अगला जन्म लेके कहाँ से इसको सारी बातें याद रही, वरना किसी को मुझ पे कोई शक नहीं था। दोस्तों, उसके जो अलीशा राय के माता पिता हैं वो बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं और सोलबिन के जो घर परिवार के लोग वो भी उल्टा सीधा बोलते कि तुम्हें इस तरीके का काम करना चाहिए था, इंसानों की जानवर। पुलिस उसको गिरफ्तार करती है, उस पर कई सारी धाराएं लगती हैं दोस्तों, और वो सलाखों के पीछे चला जाता है। तो इस तरह एक पत्नी ने दूसरा जन्म लेके अपने पति को सलाखों के पीछे पहुंचाया। तो दोस्तों, कहते हैं कि जब बेवजह हम किसी को सताते हैं तो वो अपना कर्ज पूरा करवाने के लिए पता नहीं किस रूप में, किस जन्म में, कब मुझे मिल जाए। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि सभी के साथ में अच्छा व्यवहार करिए, अच्छा काम करिए, क्योंकि आपका कर्मा वापस लौट के जरूर आएगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोग अपनी राय जरूर रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।